यह दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में जो युद्ध विराम है वो शनिवार 12 बजे टूट सकता है। यानी कि एक बार फिर गजा में निर्दोष फलस्तीनियों पर इस्राएली कहर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रुकावट आई थी, क्योंकि इस्राएल लगातार युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर शनिवार 12 बजे तक हमास तमाम बंधकों को रिहा नहीं करता तो जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको यह बतलाने की जरूरत है कि इस वक्त हमास जो बंधकों को रिहा कर रहा था उसमें उसने फुल स्टॉप लगा दिया है, रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि हमास का यह आरोप है कि इस्राएल लगातार युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी वापस आ रहे हैं उन पर इस्राएली सेटलर्स हमला कर रहे हैं, इस्राएली सेना आईडीएफ की मदद से। यही नहीं, गजा में इस वक्त कई क्षेत्रों पर युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। इसी के चलते अब हमास ने कह दिया है कि हम और बंधक रिहा नहीं करेंगे। और इसके ठीक बाद ट्रंप की यह धमकी। अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि हमास जो कह रहा है और इस वक्त तेल अवीव की सड़कों पर जो सोच है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तेल अवीव जो कि इस्राएल की राजधानी है, वहां पर लोग सड़क पर उतर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और उसी के चलते बंधकों की रिहाई में दिक्कतें पेश आ रही हैं। मैं आपके सामने एक एक करके 3 तस्वीरें पेश कर रहा हूं जो तेल अवीव से सामने उभर कर आ रही हैं। इंतजार कीजिएगा, हमास ने क्या कहा, ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप किसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले तेल अवीव की सड़कों पर किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहे हैं, जिससे बंधकों की जान जो है वो खतरे में आ सकती है। सड़कों पर ישראל כרגע טרפדה את העסקה. ראש הממשלה טרפד כרגע את העסקה והחטופים לא אמורים לחזור ביום שבת. אנחנו לא יכולים להשלים עם העובדה הזאת. לא יכולים להשלים עם העובדה הזאת. המדינה צריכה להיעצר עכשיו. תוציאו את הטלפונים, תקראו לכל מי שיש, לכל הקבוצות, לכל האנשים, להגיע לכאן עכשיו. אנחנו לא הולכים לפתוח את הכביש. הכביש לא ייפתח. ממשלת ישראל כרגע טרפדה את העסקה. ראש הממשלה טרפד כרגע את העסקה והחטופים לא אמורים לחזור ביום שבת. אנחנו לא יכולים להשלים עם העובדה הזאת. अब मैं आपको तेल अवीव की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, ड्रोन से ली गई यह तस्वीर। कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त तेल अवीव की सड़कों पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए दोस्तों, कितने बड़े पैमाने में तेल अवीव की सड़कों पर इस वक्त लोग हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए लगातार युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उन्हें लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते बंधकों की रिहाई, इस्राएली बंधकों की रिहाई में दिक्कत पेश आ सकती है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के पास इन तस्वीरों का कोई जवाब है जिसमें तेल अवीव की सड़कों पर लोग सामने उभर कर आ गए हैं? यकीनन हमास इस वक्त वादा खिलाफी कर रहा है, मगर हमास यह कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लगातार गजा में लोगों की जान लेते रहें, वेस्ट बैंक में मौत के घाट उतारते रहें फलस्तीनियों को, और हम इस युद्ध विराम में हमारी जो शर्तें हैं उसे लागू करते रहें, मगर इस्राएल की कोई जवाबदेही ना हो। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यह है इस्राएली संसद के अंदर का वीडियो। बेंजामिन नेतन्याहू भाषण देने आते हैं और देखिए विपक्ष किस तरह से उनका विरोध करता है। बाकायदा विपक्ष के सांसदों को उठाकर सुरक्षाकर्मी बाहर ले जाते हैं। नजारा देखिए किस तरह के विरोध का सामना बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। חברת הכנסת דבי ביטון, קריאה ראשונה. לא לעזור לי, תודה. בבקשה. לאורך שנותיי כראש הממשלה
נפגשתי בבית הלבן 20 פעם עם נשיא ארצות הברית. אבל המפגש ההיסטורי עם חבר הכנסת הנשיא נאור שירי, דונלד קריאה טראמפ, ראשונה. אבל המפגש ההיסטורי, חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. חברת הכנסת גוטליב, קריאה ראשונה. של ראש מדינה, רציתי להגיד לו, חבל לא, נא לצאת, תודה רבה. ולא לעזור פה, לא לעזור. חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. מדינת ישראל חזקה, אתה אחראי לאסון הגדול ביותר. נא להוציא את חבר הכנסת קריב. מאז השואה, תלך למנרה, תלך לניר-עוז, נא להוציא את חבר הכנסת קריב, תודה. ואתם עם הצעקות שלכם לא יכולים להסתיר את האמת. ביקור היסטורי, הישג היסטורי ועידן היסטורי לפנינו, אם רק נדע להתמיד ולעשות את הדבר הנכון ולא לחזור על שגיאות העבר שלכם, אנשי אוסלו. חברת הכנסת בן ארי, קריאה שלישית, נא לצאת. שלנו 17 שנה. तो आप देख सकते हैं नेतन्याहू पर जबरदस्त दबाव संसद से लेकर सड़क तक, मगर ट्रंप पूरी जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि एक बार फिर गजा पर कहर बरपाया जा सके। वो कह रहे हैं शनिवार 12 बजे डेडलाइन है, अगर हमास ने इसको फॉलो नहीं किया तो कहर बरपा दिया जाएगा। इसके बाद जो होगा हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इंतजार कीजिए, हमास ने इस बारे में क्या कहा है उनकी बात भी मैं आपको सुनाऊंगा, बतलाऊंगा कि हमास क्यों वादा खिलाफी कर रहा है। मगर सुनिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से धमकी दे रहे हैं। Well, I would say this, and I'm going to let that be because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। यह भी कहा था कि जो लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़े हुए हैं उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उनके लिए हालात मुश्किल पैदा किए जाएंगे, उन्हें वीजाज भी नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो भी इस्राइल पर कार्रवाई करेगा या अमेरिका के दोस्तों पर कार्रवाई करेगा, अगर वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और याद कीजिएगा, मैंने इसी मंच पर आपसे कहा था कि ट्रंप का अंदाजे बयान गली के गुंडे की तरह है। तब आप में से कई लोगों को बुरा लगा था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर इस्राइल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गजा में युद्ध अपराध करेगा तो उन्हें सजा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ही मिलेगी, और उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में इंसाफ कैसे होगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मुद्दे पर हमास ने अब तक जो बंधकों की रिहाई हो रही है उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है, रोक लगा दी है। आपके सामने यह खबर, हमास सस्पेंड्स रिलीज ऑफ इजरायली कैप्टिव्स ओवर सीज फायर वायलेशन एलिगेशंस। यह खबर है दोस्तों, और इस बारे में हमास का क्या कहना है उसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है। हमास ने कहा कि वो शनिवार को होने वाली और इस्राएली बंधकों की रिहाई को अगली सूचना तक टाल रहा है, क्योंकि इस्राएल ने गाजा में युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन किया है। हमास के सशस्त्र विंग कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि बंधक उसी जगह रहेंगे जब तक कब्जा करने वाली सत्ता अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करती और पिछली शर्तों की भरपाई नहीं करती। अबू उबैदा कह रहे हैं कि इस्राएल लगातार
शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। क्या कहते हैं हमास के प्रवक्ता आपके स्क्रीन पर? अबू उबैदा ने कहा है कि इस्राएल ने उस समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन किया है जिसे महीनों की बातचीत के बाद तय किया गया था। पिछले 3 हफ्तों से हमारी लीडरशिप दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रही थी। उन्होंने समझौते की शर्तों को नहीं माना और कई बार उल्लंघन किया। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विस्थापित लोगों को उत्तरी गजा लौटने से रोका गया। उन पर अलग अलग इलाकों में गोलीबारी और फायरिंग की गई और जो राहत सामग्री अंदर आने वाली थी उसे भी रोक दिया गया है, जबकि हम अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। हमास कह रहा है कि हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस्राएल को अपनी जिम्मेदारी पूरा करने से कौन रोक रहा है? दोस्तों, यह अपने आप में कल्पना से भी विचित्र है। बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि अगर गजा में शांति हो गई, अगर मध्य पूर्व में शांति हो गई, तो जो भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामले अदालत में उनके खिलाफ चल रहे हैं, उन मामलों में तेजी आ जाएगी और नेतन्याहू का जेल जाना तय है। ऐसे में किसी भी कीमत पर उन्हें कटघरे में खड़ा ना किया जाए, वो हालात को बिगाड़ रहे हैं। न सिर्फ हालात बद से बदतर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि गाजा में जिस युद्ध विराम पर समझौता हुआ है उसे वेस्ट बैंक से लेकर उत्तरी गजा तमाम जगहों पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात, वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब वो मिस्र और जॉर्डन का ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मिस्र और जॉर्डन ने फलस्तीनियों को अपने देश में नहीं लिया तो हम आर्थिक मदद रोक देंगे। और यह मामला क्यों सामने उभर कर आया? क्योंकि यह बवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि हम गजा को पूरा खाली कर देंगे, तमाम फलस्तीनियों को हम बाहर कर देंगे और फिर वहां पुनर्निर्माण करेंगे इस्राएल की मदद से। वो इस्राएल जिसकी वजह से गजा में इस पैमाने पर तबाही हुई थी। इसका बहुत विरोध हुआ। तमाम मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था। सबसे बड़ी बात, आपको क्यों लगता है कि फलस्तीनी जो है वो इस्राएल और अमेरिका पर भरोसा करेंगे? क्योंकि यहां पर अमेरिका भी इस्राएल के साथ खड़ा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पाबंदियां लगाता है, सख्तियां लगाता है। वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बेंजामिन नेतन्याहू के कथित अपराधों पर एक्शन लेना चाहता है। और अब वो ये कह रहा है कि हम पहले फलस्तीनियों को साफ कर देंगे, हटा देंगे, उसके बाद पुनर्निर्माण करेंगे। अब मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब सब इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके परिणाम में डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और यह ब्लैकमेल क्या है, इस पर गौर कीजिए। ट्रंप का ब्लैकमेल। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर जॉर्डन और मिस्र उनके प्लान के खिलाफ गए तो क्या वो अरबों डॉलर की अमेरिकी मदद रोक देंगे, तो उन्होंने कहा हां शायद, क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा अगर वे नहीं माने तो हां, मैं संभवतः मदद रोक सकता हूं। ट्रंप मंगलवार को व्हाइट हाउस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय की मेजबानी कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के 3 पहलू हैं और उन तीनों पहलुओं पर हमें गौर करना पड़ेगा। पहला पहलू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर सभी इस्राएली बंधकों को शनिवार तक रिहा नहीं किया गया तो गजा में हुआ युद्ध विराम समझौता रद्द कर देना चाहिए। दूसरा, तेल अवीव में प्रदर्शन। इस बयान के बाद तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं इस्राएली सेना ने अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और गाजा पट्टी के आसपास अपनी तैनाती बढ़ा दी है, जिसका अर्थ साफ है दोस्तों कि इस्राएल माहौल को गरमा रहा है। एक बार फिर शनिवार को यह युद्ध विराम समझौता टूट सकता है। यह अपने आप में कितना अजीबोगरीब लग रहा है दोस्तों। इस वक्त खुलकर ट्रंप की नुमाइंदगी में, ट्रंप की शह में इस्राएल गुंडागर्दी पर उतर आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को मेरी इस शब्दावली पर आपत्ति होगी, मगर युद्ध विराम की शर्तों को कौन तोड़ रहा है? अगर युद्ध विराम की शर्तों को हमास तोड़ता तो यकीनन उनकी आलोचना होती। और आप कह सकते हैं कि बंधकों की रिहाई पर रोक लगाकर वो ऐसा कर रहा है। मगर हमास का क्या कहना है? हमास ये कह रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमें पीटते रहो और हम चुपचाप सिर झुकाए कहें कि आओ मेरे बाप मारो मुझे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हमास कह रहा है। और इस खबर का एक और पहलू है आपकी स्क्रीन पर। इधर गाजा में सर्द
और खराब मौसम ने पहले ही परेशान विस्थापित फलस्तीनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ज्यादातर घर तबाह हो चुके हैं और लोग अस्थायी टेंट्स में रहने को मजबूर हैं। यह पहलू आम फलस्तीनी की बदहाली, दूसरी तरफ इस्राएल में जो तमाम बंधक हैं उनके परिवार जो इस वक्त सड़क पर आ गए हैं। मगर क्या इस इंसानी पहलू की किसी को परवाह है? इस इंसानी पहलू की किसी को परवाह नहीं है, चाहे वो ट्रंप हो या नेतन्याहू हो। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के तेवरों से अच्छा खासा नाराज दिखाई दे रहा है और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने क्या कहा है, संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने इस्राएली बंधकों और युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किए गए फलस्तीनी कैदियों की चिंताजनक स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने इस्राएल और हमास से अपील की है कि वे अपनी हिरासत में रखे गए सभी लोगों के साथ इंसानियत से पेश आएं। अमेरिका में 100 से ज्यादा एनजीओज ने एक साझा बयान जारी कर ट्रंप की हालिया टिप्पणी की निंदा की है, जिसमें उन्होंने गजा में फलस्तीनियों के जातीय सफाई की बात की थी। आपने एक चीज पर गौर किया है दोस्तों, नेतन्याहू का विरोध तेल अवीव में हो रहा है, यानी कि इस्राएल के अंदर हो रहा है, सड़क से लेकर संसद तक। ट्रंप के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है, जो एक न्यूट्रल संस्था है, एक स्वायत्त संस्था है, एक तटस्थ संस्था है। वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर कई एनजीओज जो हैं वो दस्तावेज बना रहे हैं जिसमें ट्रंप से अपील की जा रही है, उनके बयान की निंदा की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम फलस्तीनियों को गजा से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं दोनों शख्सियत के हाथ में है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। और यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। इंतजार हमें करना पड़ेगा शनिवार का, शनिवार 12 बजे। और इस वक्त जो तेवर सामने उभर कर आ रहे हैं, अनलेस हमास पूरी तरह से झुक जाए, अगर आज की तारीख में हमास पूरी तरह से झुक जाता है तो शायद युद्ध एक बार फिर शुरू ना हो। मगर हमास यह कह रहा है कि लगातार उत्तरी गजा और वेस्ट बैंक में इस्राएल हमले कर रहा है और फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है। ऐसे में हम बंधकों को कैसा रिहा करें? सबसे बड़ी बात, अगर हमास सभी बंधकों को रिहा कर देता है तो उसे क्या गारंटी है, या उसे कौन गारंटी देगा कि बेकसूर फलस्तीनियों को कोई मौत के घाट ना उतारे? ये तमाम चीजें हैं जो चिंता का सबब हैं और ये तमाम चीजें दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की तरफ धकेल रहे हैं, दुनिया को एक खतरनाक मोड़ की तरफ धकेल रहे हैं। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।